ये कहानी बेल्जियम के एक छोटे गांव में 25 दिसंबर 1999 से शुरू होती है। अचानक गांव का एक छोटा बच्चा गायब हो जाता है और पुलिस जांच शुरू करती है, पर बच्चे का कोई निशान नहीं मिलता। पुलिस को शक होता है कि बच्चा पास वाली जंगल में गायब हुआ होगा, इसलिए वो पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करके उनसे मदद मांगती है ताकि सब मिलकर जंगल में तलाश कर सकें। पुलिस सिविल प्रोटेक्शन की मदद भी मांगती है ताकि खोज जल्दी हो। वो सबको चेतावनी देती है कि अगर किसी को बच्चा मिले तो उसके पास न जाए और न उसे छुए, ताकि पुलिस जांच सही तरीके से कर सके। पुलिस चाहती है कि वो समझ सके कि बच्चे के साथ क्या हुआ और कोई भी सबूत न मिटे, इसलिए सबको सावधान किया गया। अब कहानी 22 दिसंबर पर लौटती है, जहां 12 साल का बच्चा एंटवान अपनी मां के साथ एक साधारण घर में रहता है। उसकी मां ज्यादा पैसे कमाने के लिए बहुत लंबे समय तक काम करती है और उसे घर पर अकेला छोड़ देती है। उस दिन उसकी स्कूल से छुट्टी थी और मां के काम पर जाने के बाद उसने डॉक्टर हावर्ड के पास जाने का फैसला किया। रास्ते में उसे उसकी सहेली एमिली मिलती है और वो उससे थोड़ी देर बात करता है। वो एमिली के डॉग के साथ खेलता है, उसे बहुत पसंद करता है और एक छोटी बॉल उठाकर बार बार डॉग की तरफ फेंकता रहता है। एंटवान हमेशा की तरह बॉल फेंककर डॉग को वापस लाने देता है और वो बहुत खुश होता है। तभी एमिली की मां बाहर आती है और उसे आवाज देकर याद दिलाती है कि वो लंच लेना भूल गई है। वो एमिली से कहती है कि रास्ते में अपने छोटे भाई रेमी को साथ ले जाए, क्योंकि वो लंच उनके पापा को फैक्ट्री में देने जा रही है। फिर तीनों साथ में रास्ते पर निकलते हैं। रेमी बहुत जिज्ञासु होता है, हर चीज जानना चाहता है और बार बार इधर उधर घूमता है। उसे एंटवान की साइंस वाली बुक्स बहुत पसंद आती है और वो उन्हें मजेदार मानता है। थोड़ी देर बाद एमिली उन्हें छोड़कर टीचर के घर चली जाती है। एंटवान और रेमी डॉग के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और बुक्स के बारे में बात करते हुए चलते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपने रास्ते पर आगे पहुंच जाते हैं। वो दोनों डॉक्टर हावर्ड की क्लिनिक पहुंचते हैं। डॉक्टर को बहुत खुशी होती है कि एंटवान ने उसकी दी हुई बुक इतनी जल्दी पढ़ ली, इसलिए वो उसे ह्यूमन एनाटॉमी पर एक और बुक देता है, क्योंकि एंटवान सीखने में बहुत तेज और जिज्ञासु है। बुक के साथ डॉक्टर उसे एक छोटा बॉक्स भी देता है और कहता है कि उसे न्यू ईयर तक न खोलना। डॉक्टर से निकलने के बाद एंटवान रेमी को लेकर फैक्ट्री जाता है ताकि वो अपने पापा को लंच दे सके। उसी समय फैक्ट्री ओनर वर्कर्स से झगड़ रहा होता है और कहता है कि वो पूरा फैक्ट्री बेच देगा और सबको जॉब से निकाल देगा। रेमी का पापा माइकल ही अकेला होता है, जो ओनर के सामने खड़ा होकर उससे बहस करता है। माइकल ओनर से कहता है कि वो इतना सेल्फिश नहीं हो सकता और उसे वर्कर्स की जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। गुस्से में वो रेमी के हाथ से लंच छीन लेता है और उसे डांटते हुए घर जाने को कहता है। रेमी इस बात से बहुत दुखी और शर्मिंदा हो जाता है। वो अपने पापा से नाराज होता है और एंटवान को देखकर उसे जलन होती है, क्योंकि उसका पापा मर चुका है और वो अपनी माँ के साथ बिना किसी झगड़े के रहता है। गुस्से में रेमी अपने पापा के मरने की इच्छा भी करता है। एंटवान उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर एंटवान उसे जंगल चलने का सुझाव देता है, लेकिन शर्त रखता है कि ये बात किसी को नहीं बतानी, यहाँ तक कि एमिली को भी नहीं। रेमी बहुत खुश होकर मान जाता है। दोनों पहले सुपरमार्केट जाते हैं ताकि जंगल में ले जाने के लिए कुछ चीजें खरीद सकें। वहाँ उनकी मुलाकात एक टीनेजर थियो और उसके एक दोस्त से होती है। वो थोड़ी देर बात करते हैं और फिर थियो चला जाता है। इसके बाद एंटवान और रेमी कुछ सामान खरीदते हैं और जंगल की तरफ निकलते हैं। जंगल के अंदर गहराई में वो एक जगह पहुंचते हैं जो लकड़ी से ढकी होती है और एंटवान रेमी को बताता है कि ये उसका सीक्रेट हट है। दोनों वहां अच्छा समय बिताते हैं, खाना खाते हैं और कार्ड गेम्स खेलते हैं। एंटवान उसे बताता है कि वो कल एली को यहाँ लाएगा और उसे ये सीक्रेट जगह दिखाएगा। रेमी उससे आग्रह करता है कि वो भी उनके साथ आए, लेकिन एंटवान मना कर देता है और कहता है कि वो एमिली के साथ अकेले समय बिताना चाहता है और रेमी बाद में कभी उनके साथ आ सकता है। इससे समझ आता है कि एंटवान एमिली को पसंद करता है और उससे कुछ कहना चाहता है। रेमी इस बात से परेशान होता है क्योंकि वो कोई भी रोमांचक पल मिस नहीं करना चाहता। थोड़ी देर बाद दोनों सामान समेटते हैं और लौटने की तैयारी करते हैं, बिना ये जाने कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। एंटवान उसे घर तक छोड़ देता है और फिर नोटिस करता है कि थियो की साइकिल एमिली के घर के बाहर खड़ी है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कि थियो वहाँ क्या कर रहा है। उसे झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि थियो और एमिली एक दूसरे को पसंद करते हैं और मिलते भी हैं। एंटवान बहुत दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और तेजी से घर पहुंचकर रोने लगता है। गुस्से में वो अपना सारा दुख डॉग पर निकाल देता है और बॉल बहुत दूर फेंकता है। तभी एक तेज कार आती है और डॉग को टक्कर मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लोग कार के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं
और डॉग की हालत देखकर दुखी हो जाते हैं। एमिली के पापा माइकल भी पहुंचते हैं और डॉग को मरा हुआ देखकर हैरान रह जाते हैं। वो ड्राइवर फ्रेडरिक की बात सुनने से इनकार कर देते हैं और गुस्से में घर वापस जाते हैं। कुछ देर बाद वो अपनी गन लेकर बाहर आते हैं। सब लोग डर और हैरानी से देखते रहते हैं। आखिर में वो डॉग पर गोली चलाते हैं ताकि उसे तकलीफ से छुटकारा मिल सके, क्योंकि डॉग बहुत तकलीफ में होता है। इसलिए माइकल उसे गोली मारकर उसकी पीड़ा खत्म कर देता है। फिर वो डॉग को उठाकर प्लास्टिक बैग्स में लपेटता है और ट्रैश में फेंक देता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद वो घर लौट जाता है और सब लोग उसकी अजीब प्रतिक्रिया देखकर हैरान होते हैं। एंटवान अपने घर वापस जाता है और पूरे दिन हुई घटनाओं के बारे में सोचता रहता है। जब उसकी माँ वापस आती है तो वो नोटिस करती है कि एंटवान बिल्कुल चुप है और उसे देखकर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देता। उसे लगता है कि कुछ गलत है और वो सोने से पहले सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि वो ठीक है। अगले दिन सुबह एंटवान खिड़की से देखता है कि गार्बेज वर्कर्स सड़क से ट्रैश बैग्स उठा रहे हैं और उसी में डॉग की लाश भी ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एंटवान देखता है कि एली सड़क पर थियो के साथ बात कर रही है। वो डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने एक ही दिन में अपने पसंदीदा डॉग और अपनी पसंद की लड़की दोनों को खो दिया। अब वो एली के साथ बिल्कुल समय नहीं बिता पाता क्योंकि वो पूरा दिन थियो के साथ रहती है। दुख में एंटवान जंगल जाता है और अपने सीक्रेट हट को तोड़ते हुए गुस्सा निकालता है। तभी उसे पता चलता है कि रेमी उसका पीछा करते हुए वहाँ आया है और उसे शांत करने की कोशिश कर रहा है। रेमी उसकी हालत देखकर हैरान होता है, लेकिन एंटवान उसकी कोई बात नहीं सुनता और उस पर चिल्लाकर उसे तुरंत वहाँ से जाने को कहता है। गुस्से में वो रेमी पर एक बड़ी लकड़ी फेंकता है, जिससे रेमी गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। एंटवान घबरा जाता है और रेमी के पास भागकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। वो बार बार उसका नाम पुकारता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेमी का दिल धड़कना बंद हो चुका है और उसकी मौत हो गई है। एंटवान सदमे में रोने लगता है और डर के कारण वहाँ से भाग जाता है, समझ नहीं पाता कि क्या करे। रास्ते में सोचकर उसे एहसास होता है कि ये बड़ी मुसीबत है और अगर किसी को पता चला तो उसे सजा मिल सकती है और शायद जेल भी जाना पड़े। इसलिए वो वापस लौटता है और अपनी गलती छुपाने का फैसला करता है। वो रेमी की लाश उठाकर दो चट्टानों के बीच छिपा देता है ताकि वो दिखाई न दे और कोई उसे ढूंढ न पाए। सब ठीक होने की पुष्टि करने के बाद वो शांत होकर घर लौट आता है। रास्ते में एंटवान अपने पड़ोसी कोवाल्स्की की कार को अपने पास से गुजरते हुए देखता है और तुरंत छिप जाता है ताकि वो उसे रोक न ले। थोड़ी देर बाद वो थियो को दूर से आता हुआ देखता है और फिर से छिप जाता है जब तक कि वो यकीन न कर ले कि किसी ने उसे नहीं देखा। घर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उसकी जैकेट फट गई है और उसकी वॉच भी गायब है, जो शायद जंगल में गिर गई होगी। उसी समय रेमी की माँ उसे ढूंढने के लिए परेशान होने लगती है क्योंकि वो बहुत देर से घर नहीं लौटा। वो सड़क पर निकलकर लोगों से पूछती रहती है कि क्या किसी ने उसे देखा है। संयोग से थियो वहाँ से गुजरता है और जब वो उससे पूछती है तो वो बताता है कि उसने थोड़ी देर पहले एंटोइन को उसी रास्ते पर जाते देखा था। थियो कहता है कि एंटवान अकेला ही घर जा रहा था, जिससे पता चलता है कि उसने सच में एंटवान को देखा था, जबकि एंटवान सोच रहा था कि उसे किसी ने नहीं देखा। कुछ मिनट बाद रेमी की माँ एंटवान के घर आती है और पूछती है कि क्या उसने आज रेमी को देखा या उससे बात की। एंटवान झूठ बोलता है और कहता है कि उसने रेमी को नहीं देखा। आखिर में वो उससे कहती है कि वो फैक्ट्री जाकर उसके पापा को बताए ताकि वो भी रेमी को ढूंढने में मदद करे। इस समय एंटवान जैकेट पहनने से डरता है ताकि किसी को शक न हो और दरवाजा बंद करके ठंड में फैक्ट्री की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे सड़क पर बहुत से लोग नजर आते हैं। पूरा गांव रेमी को खोजने में लगा रहता है। कुछ घंटों बाद एंटवान घर लौटता है और जल्दी से अपनी जैकेट बिस्तर के नीचे छिपा देता है। तभी उसे बाहर पुलिस की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो और डर जाता है और उसका दिल तेज धड़कने लगता है। कई दिन बीत जाते हैं और पूरा गांव इस घटना से हिल जाता है। रेमी के परिवार वाले बहुत परेशान होते हैं और खबर पूरे इलाके में फैल जाती है, यहाँ तक कि न्यूज चैनल्स पर भी दिखाई जाती है। एंटवान ये सब चुपचाप देखता है और सच्चाई बताने से इनकार करता है। वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी और गिल्टी महसूस करता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। उसकी माँ सोचती है कि वो रेमी की चिंता में उदास है। एंटवान की माँ उसे दिलासा देती है कि रेमी जल्द मिल जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। वो उसे याद दिलाती है कि पहले भी एक छोटा बच्चा गायब हुआ था और पुलिस ने उसे सोता हुआ पाया था, इसलिए रेमी भी शायद कहीं सुरक्षित होगा। अगले दिन सुबह पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है और एंटवान से भी बात करती है। ऑफिसर कहता है कि एली उनके गार्डन में खेल रही थी, ठीक उससे पहले जब एंटवान घर से निकला था, इसलिए संभव है कि एंटवान ने रेमी को जाते हुए देखा हो। एंटवान बात घुमाने की कोशिश करता है और ऑफिसर को डॉग की घटना के बारे में बताता है, जहां रेमी के पापा ने डॉग को गोली मारी थी। ऑफिसर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे इस घटना के बारे में पता नहीं था। ऑफिसर तुरंत माइकल से बात करने जाता है। माइकल अपनी सफाई में कहता है कि उसने डॉग को इसलिए मारा क्योंकि वो गहरी चोटों से बहुत तकलीफ में था और वैसे भी जिंदा नहीं बचता, इसलिए उसने उसे आराम देना चाहा।
ऑफिसर नाराज हो जाता है क्योंकि शहर के बीच राइफल चलाना कानून के खिलाफ है और वो माइकल को पुलिस स्टेशन ले जाने की जिद करता है। माइकल उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि पहले उनके बेटे को ढूंढना जरूरी है, बाद में इस मामले पर बात होगी। ऑफिसर को ये बात अजीब लगती है और वो माइकल पर शक करने लगता है। उसे लगता है कि अगर फैक्ट्री तक पहुंचने में उसे 15 मिनट लगते हैं तो वर्कर्स कैसे कह रहे हैं कि वो सुबह 10 बजे ही पहुंच गया था। इसका मतलब बीच में लगभग 30 मिनट का समय गायब था और ऑफिसर जानना चाहता है कि उस दौरान माइकल कहां था। माइकल कोशिश करता है याद करने की और कहता है कि हो सकता है वो रास्ते में कॉफी पीने रुका हो या किसी से बात की हो, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता और उसे गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस पूरे गांव में तलाश शुरू कर देती है, यहाँ तक कि नदी और सीवेज सिस्टम तक खोजती है, लेकिन रेमी का कोई निशान नहीं मिलता। कुछ समय बाद ऑफिसर को माइकल को रिहा करना पड़ता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। बाद में पता चलता है कि उस मिसिंग आधे घंटे में माइकल अपने एक दोस्त के साथ बैठा बातचीत कर रहा था। कुछ दिन बाद एंटवान की माँ घर लौटकर बताती है कि पुलिस ने उनके पड़ोसी कोवाल्स्की को गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि सीसीटीवी में उसकी कार उसी दिन जंगल के पास जाती हुई दिखी थी। पता चलता है कि कोवाल्स्की एंटवान की माँ का बॉस है और गांव में उसकी एक छोटी कंपनी है। उसी शाम एंटवान और उसकी माँ न्यू ईयर के मौके पर चर्च जाते हैं। वहाँ औरतें आपस में बात करती हैं कि पुलिस ने कोवाल्स्की के घर की पूरी तलाशी ली, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। रेमी की माँ हैरान होती है क्योंकि वो याद करती है कि उसी समय कोवाल्स्की वहाँ मौजूद था। रेमी की माँ को अजीब लगता है कि कोवाल्स्की जंगल में था, लेकिन उसने इसकी कोई साफ वजह नहीं बताई, इसलिए उसे लगता है कि वो कुछ छुपा रहा है। चर्च में पूरे गांव के लोग रेमी की सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं। उसी समय माइकल अपना आपा खो देता है और सब पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसका बेटा गायब है और लोग तलाश करने के बजाय बस प्रार्थना कर रहे हैं। प्रीस्ट उसे शांत करने की कोशिश करता है और वादा करता है कि अगले दिन सब लोग पुलिस के साथ मिलकर रेमी को ढूंढने निकलेंगे। वो लोगों से कहता है कि ये बड़ी त्रासदी है और सबको मिलकर रेमी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। इसके बाद सभी लोग अपने घर लौट जाते हैं। किसी को भी पता नहीं होता कि रेमी का असली ठिकाना सिर्फ एंटवान जानता है। उसी समय एंटवान की माँ उसे क्रिसमस गिफ्ट्स देती है। एंटवान को डॉक्टर हावर्ड की गिफ्ट याद आती है और वो उसे खोलता है। बॉक्स में एक छोटा स्केलेटन मिलता है जिससे वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि डॉक्टर हमेशा उसे प्रोत्साहित करता है और मानता है कि वो भविष्य में एक महान डॉक्टर बनेगा। अगले दिन 25 दिसंबर होता है और कहानी वापस उसी शुरुआती सीन पर पहुंचती है जहां पूरा गांव और पुलिस जंगल में रेमी को ढूंढने के लिए तैयार होते हैं। सब लोग ग्रुप्स में बांटकर खोज शुरू करते हैं और बच्चों को तलाश में शामिल होने से रोकते हैं। सभी चेतावनियों के बावजूद बच्चे चुपचाप पीछे पीछे जंगल में चले जाते हैं। इस दौरान थियो आंटवान से पूछता है कि क्या रेमी के पापा ने सच में डॉग को मारा था। आंटवान जब ये बात पुष्टि करता है तो थियो बदतमीजी से बात करता है और कहता है कि उसे खुशी है कि डॉग मर गया क्योंकि उसे वो पसंद नहीं था। ये सुनकर एंटवान बहुत गुस्सा हो जाता है और वो थियो को पकड़कर उससे झगड़ा करने लगता है। आसपास के लोग उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं और भीड़ जमा हो जाती है। रात होने पर सबको घर लौटना पड़ता है। एंटवान अपने कमरे में जाकर अकेला बैठा रहता है और उसका गिल्टी महसूस करना और बढ़ जाता है। एंटवान खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता और रेमी के परिवार के दर्द के बारे में सोचता रहता है। निराशा में वो ज्यादा मात्रा में दवा खाकर आत्महत्या फैसला करता है ताकि उसकी तकलीफें खत्म हो जाए। वो रोते हुए बिस्तर पर लेट जाता है और मौत का इंतजार करता है। कुछ देर बाद उसकी माँ ये सब देख लेती है और समय रहते उसे बचा लेती है। वो तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। सब लोग सोचते हैं कि एंटवान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो रेमी की गुमशुदगी से दुखी है। किसी को शक नहीं होता कि वो असली बात जानता है। एंटवान सुबह उठकर देखता है कि उसकी माँ बहुत शांति से उसकी जैकेट सिल रही है। उसे ये देखकर डर लगता है कि कहीं वो सच का पता न लगा ले और वो घबराकर कमरे में वापस भाग जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि माँ के सवालों का क्या जवाब दे। उसी रात गांव में भयंकर तूफान आता है और तेज बारिश से पेड़ गिर जाते हैं, घर टूट जाते हैं और जंगल भी तबाह हो जाता है। वही जंगल जहां रेमी की लाश छुपी है। तूफान में एंटवान और उसकी माँ भी घायल हो जाते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। अगले दिन सुबह लोग देखते हैं कि पूरा गांव तबाह हो चुका है और न्यूज में भी हर जगह यही खबर चल रही होती है। तूफान की तबाही इतनी बड़ी थी कि गांव को पहले जैसा होने में कई साल लगने वाले थे। इस आपदा के कारण सब लोग रेमी की गुमशुदगी को भूलकर अपनी जिंदगी दोबारा संभालने पर ध्यान देने लगे। जंगल पूरी तरह नष्ट हो चुका था और अब बहुत खतरनाक था, इसलिए कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लगभग 15 साल बीत जाते हैं। एंटवान बड़ा हो चुका है और शहर में पढ़ाई करता है।
न्यू ईयर पर वो अपनी माँ के साथ समय बिताने गांव लौटता है। अब वो वहीं पढ़ रहा है जिसका सपना बचपन से था, मेडिसिन, और उसने तय किया है कि वो आगे इजिप्ट में काम करेगा। इसलिए वो यात्रा से पहले अपनी माँ के साथ एक पूरा महीना बिताना चाहता है। गांव में न्यू ईयर की पार्टी होती है और वो सबके साथ समय बिताता है। गांव वाले चाहते हैं कि एंटवान डॉक्टर हावर्ड की जगह क्लिनिक संभाल ले, क्योंकि डॉक्टर अब बूढ़े हो गए हैं और काम नहीं कर पाते। लेकिन एंटवान मना कर देता है और कहता है कि वो दुनिया घूमना चाहता है और किसी एक जगह स्थायी रूप से रहना नहीं चाहता। कई सालों बाद पहली बार उसकी मुलाकात अपनी बचपन की पसंद ईली से होती है। दोनों अपनी जिंदगी के अलग अलग अनुभवों पर बात करते हैं। बातचीत के दौरान थियो का जिक्र आता है और ईली बताती है कि उसने उससे सालों पहले रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि वो उसके लिए ठीक इंसान नहीं था और उससे जुड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पहली बार एंटवान उसे बताता है कि वो बचपन में उसे पसंद करता था और सही समय का इंतजार कर रहा था, लेकिन सब कुछ बिगड़ गया और दोनों दूर हो गए। ईली हंसकर बताती है कि वो भी उसे पसंद करती थी, लेकिन उसे ये एहसास तब हुआ जब एंटवान गांव छोड़कर चला गया। धीरे धीरे दोनों फिर मिलने लगे और पहले से भी ज्यादा करीब हो गए। वो साथ में बहुत समय बिताते हैं और पुरानी यादें ताजा करते हैं। एक दिन चलते हुए एंटवान को खबर मिलती है कि पुरानी फैक्ट्री फिर से खुलने वाली है, इसलिए पूरे इलाके की सफाई होगी और जंगल में गिरा हुआ सारा मलबा हटाया जाएगा। ये सुनकर एंटवान डर जाता है। एंटवान को 15 साल पहले जो हुआ था सब याद आने लगता है। वो पुराने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में रेमी की तस्वीरें देखता है और उसका डर बढ़ जाता है। लंबे विचार के बाद वो खुद जंगल जाकर जांच करने का फैसला करता है। रात होने पर वो फ्लैशलाइट, ग्लव्स और कुछ टूल्स लेकर जंगल की ओर निकलता है। रास्ते भर वो कांपता रहता है और उसका दिल तेज धड़कता है। जंगल पहुंचकर वो उन चट्टानों की ओर बढ़ता है जहां उसने रेमी की लाश छुपाई थी। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है। जब वो पीछे देखता है तो पता चलता है कि ट्रांसपोर्ट ट्रक्स वहां पहुंच चुके हैं और सुबह जल्दी काम शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। एंटवान डर जाता है, फ्लैशलाइट बंद करता है और किसी के देखने से पहले छिप जाता है। फिर चुपचाप घर लौट आता है। अगले दिन सुबह उठकर वो अपनी माँ को रोते हुए देखता है। जब वो पूछता है क्या हुआ तो उसे पता चलता है कि रेमी की लाश मिल गई है। ये सुनकर एंटवान पूरी तरह स्तब्ध हो जाता है और खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका गिल्टी महसूस करना पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ घंटों बाद पूरा गांव इकट्ठा होता है और पुलिस रिपोर्ट सुनता है। रिपोर्ट में कहा जाता है कि रेमी की मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि किसी ने उसे मारा है। चोट ऐसी लगती है जैसे उसे पत्थर या लकड़ी जैसी किसी भारी चीज से मारा गया हो। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि पुलिस को लाश के पास एक बाल मिला जो रेमी का नहीं था। सबसे पहले शक फिर से कोवाल्स्की पर गया, क्योंकि पहले भी संदेह का घेरा उसी पर था, लेकिन डीएनए टेस्ट से साबित हो गया कि उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। तभी माइकल गुस्से में फट पड़ता है और पुलिस पर चिल्लाने लगता है। वो मांग करता है कि गांव के हर व्यक्ति का डीएनए टेस्ट किया जाए, क्योंकि उसे यकीन है कि कातिल उन्हीं में से कोई है। ऑफिसर उसे शांत करने की कोशिश करता है और समझाता है कि मुमकिन है कातिल गांव का न हो, इसलिए मामला इतना आसान नहीं है। ऑफिसर कहता है कि कातिल जरूर मिलेगा और ये सिर्फ समय की बात है। एंटवान ये सब सुनकर घबरा जाता है, क्योंकि इतने साल बाद मामला फिर से खुल गया है और अब सच सामने आने का खतरा है, जिससे उसका भविष्य और आजादी दोनों खत्म हो सकते हैं। हालात और बिगड़ जाते हैं जब ईली उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जब एंटवान वन को यकीन हो जाता है कि बच्चा उसी का है, तो उसे और दबाव महसूस होता है और वो इस स्थिति से निकलने का तरीका ढूंढने लगता है। वो ईली को मनाने की कोशिश करता है कि शुरुआती हफ्तों में ही अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। ईलाई उसकी ये बात सुनकर बहुत आहत होती है और उसे पागल समझती है। वो कहती है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। ईली कहती है कि वो सच में एंटवान से प्यार करती है और सालों से चाहती थी कि उसका एक बच्चा हो। उसे लगता है कि ये उनके लिए साथ रहने का एकमात्र मौका है अगर एंटवान सच में उसे प्यार करता है। वो बताती है कि वो अपने फियांसे को पसंद नहीं करती थी और उसके साथ उसे कभी सुरक्षा महसूस नहीं हुई। उसे खुशी हुई जब एंटवान वापस आया, क्योंकि अब वो खोया हुआ समय पूरा कर सकती है। वो उससे विनती करती है कि वो इस मौके को बर्बाद न करे, लेकिन एंटवान कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करता और 2 हफ्ते में विदेश जा रहा है और उसका ध्यान सिर्फ अपने करियर पर है। ईली ये सुनकर सदमे में आ जाती है और पूछती है कि फिर उसने उसके करीब आने की कोशिश क्यों की। अगर एंटवान उसे प्यार नहीं करता तो ईली उससे पूछती है कि फिर वो उसके करीब क्यों आया। वो उससे लड़ने लगती है और धमकी देती है कि अगर उसने उसके साथ रहकर बच्चे को स्वीकार नहीं किया तो वो पुलिस के पास जाएगी और डीएनए टेस्ट कराएगी ताकि साबित हो सके कि बच्चा उसी का है। वो कहती है कि वो अकेले भी बच्चे को पाल लेगी, लेकिन पूरे गांव को पता चल जाएगा कि ये बच्चा एंटवान का है, जिससे उसकी माँ की इज्जत भी खराब होगी।
होगी और लोग उनके बारे में बुरा बोलेंगे। आंटवान घर लौटकर इस मुसीबत के बारे में सोचता है और पूरी तरह फंसा महसूस करता है। उसे डर लगता है कि अगर माँ को सच पता चला तो उनका क्या होगा। अब वो न रेमी वाली गलती पर ध्यान दे पाता है, न एली पर, और न इस हालात से कैसे निकले। उसकी जिंदगी पूरी तरह उलझ गई है। आंटवान को डर लगता है कि पुलिस को सच पता चल जाएगा और वो सारी रात सो नहीं पाता। वो लगातार सोचता रहता है कि इस स्थिति से कैसे निकले। तभी डॉक्टर हावर्ड उससे मिलने आता है। डॉक्टर उसे चौंकाते हुए बताता है कि उसे ये बात बहुत पहले से पता थी और उसे आंटवान पर शक तब से था जब उसने आत्महत्या की कोशिश की थी। वो कहता है कि तूफान ने उस समय उसकी मदद कर दी क्योंकि लोग उसी में व्यस्त हो गए और रेमी को ढूंढना बंद कर दिया। डॉक्टर बताता है कि उसने पूरी बात एक लेटर में लिख दी है और सुबह पुलिस को भेज देगा क्योंकि अब वो एंटवान को बचा नहीं सकता। ये कहकर वो शांतिपूर्वक चला जाता है। कुछ घंटे बाद एंटवान क्लिनिक पहुंचता है। एंटवान सीधे डॉक्टर से बात करता है और उससे कहता है कि वो लेटर पुलिस को न दे। बदले में वो वादा करता है कि वो क्लिनिक में काम करेगा, यहीं रहेगा और विदेश नहीं जाएगा। हैरानी की बात है कि डॉक्टर मान जाता है और उसे बचाने का फैसला करता है। इससे आंटवान को राहत मिलती है और उसे लगता है कि अब वो अतीत को पीछे छोड़ सकता है और कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन सच ये है कि अपराध हमेशा छिपा नहीं रहता और एक दिन सब सामने आ ही जाता है। कुछ समय बाद कोवाल्स्की क्लिनिक आता है और पहली बार खुलकर एंटवान से बात करता है। वो कहता है कि उसने बहुत कुछ सहन किया जब लोगों ने उसे कातिल माना था। कोवाल्स्की बताता है कि उसने एंटवान को उसी दिन जंगल में भागते देखा था। उसने अपनी कार सड़क के किनारे रोकी और नीचे उतरा, लेकिन उसका पीछा नहीं किया। उसे जमीन पर एंटवान की वॉच मिली और वो उसे लौटाने वाला था। जब उसे पता चला कि रेमी गायब है तो उसने फैसला किया कि वो सच छुपाएगा क्योंकि वो सालों से एंटवान की माँ को पसंद करता था और नहीं चाहता था कि वो इस दर्द से गुजरे। उसे पता था कि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने उन्हें बचाने के लिए ये रात जिंदगी भर अपने साथ रखने का फैसला किया। बात खत्म करके वो एक एनवलप एंटवान के सामने रखकर चला जाता है। एंटवान उसे खोलता है तो अंदर वही वॉच होती है जो 15 साल पहले जंगल में गिर गई थी। उसे सदमा लगता है कि कोवाल्स्की इतने सालों से सच जानता था लेकिन कभी बताया नहीं। 3 साल बीत जाते हैं। अब एंटवान की शादी एली से हो चुकी है और दोनों अपने बेटे की परवरिश उसकी माँ के साथ उसी घर में करते हैं। उसकी जिंदगी बाहर से स्थिर और अच्छी दिखती है। वो क्लिनिक में काम करता है और अब बूढ़े हो चुके माइकल की भी देखभाल करता है। गांव के लोग उसे एक आदर्श इंसान मानते हैं, एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे पति और अच्छे पिता की तरह। लेकिन इसके बावजूद एंटवान अंदर से शांति महसूस नहीं करता। वो हमेशा गिल्टी रहता है और अतीत में फंसा हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि अगर वो गलती कभी न हुई होती तो वो आजाद होता, दुनिया घूम रहा होता और अपनी पसंद की जिंदगी जी रहा होता, किसी चीज से बंधा नहीं होता। अब उसे अपनी ही जिंदगी एक कैद जैसी लगती है। एंटवान खुद को अपनी ही गांव में फंसा हुआ महसूस करता है, उन्हीं लोगों के बीच जो हर पल उसे अतीत की याद दिलाते हैं। एक दिन सब साथ में डिनर कर रहे होते हैं। खाने की प्लेट की तरफ देखते हुए उसे जंगल याद आता है, वो हादसा, वो राज और उसके टूटे हुए सपने। उसे एहसास होता है कि अब उसे इसी जिंदगी के साथ जीना है, दिखावे में खुश रहना है और हालात को स्वीकार करना है। वो बाहर से सामान्य जिंदगी जीता है लेकिन अंदर से हमेशा गिल्ट और पछतावे में डूबा रहता है।